नमस्कारः। कोविदस्य पाठ्यक्रमस्य अंतर्गते वयं समासं कुर्मः स्म। समासंतर्गते वयं अधुना पर्यन्तं समासस्य सामान्यं परिचयं प्राप्तवन्तः। हम समास का सामान्य परिचय जान चुके हैं। पुनः मुख्य रूपेण ये भेदाः सन्ति, जो मुख्य रूप से भेद हैं उन्हें भी हमने किया है। इस अष्टमः पाठः 8वें पाठ में हम दीर्घ समास के बारे में कुछ जानेंगे। अभी तक हमने प्रायः 2 पदों के समास तक ही अपने को सीमित रखा था। अष्टमे नवमे च पाठ द्वये दीर्घ समास की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया गया है। इस 8वें पाठ में आप देखेंगे 2 से अधिक पदों की चर्चा की गई है, जिसे हम दीर्घ समास के रूप में ले रहे हैं। द्वे अधिक पद समासः द्वयधिक पदानां समासः इति दीर्घ पद समासः इति वयं कथयामः। इस बात को मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताऊंगा। फिर हम आपकी पुस्तक में दिए गए उदाहरणों को लेंगे और समझेंगे कैसे यहाँ समास किया गया है और प्रक्रिया क्या है। इस पाठ में जो आपके लिए सामग्री दी गई है उसमें एक और विशिष्ट बात है। आप इसे देखेंगे तो नीचे लगभग 5 सोपानों में 5 बिंदुओं में, इसके बाद आप देखेंगे अंत में प्रथम सोपान है, फिर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच समास की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया गया है, जो हम पहले कर चुके हैं। प्रायः समासस्य प्रक्रिया कीदृशी भवति अस्याः बोधनम् अत्र कारितम् वयं पठितवन्तः जानीमः। क्योंकि समास अपने आप में एक मुख्य विषय भी है और कुछ अधिक अवधान की अपेक्षा करता है, इसलिए बहुत सारी बातों की मैं पुनरावृत्ति करता चलता हूँ कि आप पुनः पुनः सुनकर पुनः श्रुत्वा बात को समझने का प्रयास करेंगे और समास और विग्रह करने में आप सिद्ध हो सकेंगे। आइए दीर्घ समास की संकल्पना को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ एक पद है राम रावण युद्धम। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 3 पद हैं, राम रावण युद्धम। इनमें समास कैसे हुआ होगा हम यह भी जानेंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ देखिए पुण्य क्षेत्र दर्शन लाभः, नीचे लिखा हुआ है पुण्य क्षेत्र दर्शन लाभः। पुण्य क्षेत्र दर्शन लाभः, इसमें 4 पद आप देख रहे होंगे, पुण्य क्षेत्र दर्शन और लाभः। इसी तरह से एक और उदाहरण लिया गया है, संस्कृत भाषा प्रचारम। इसमें क्या है, संस्कृत भाषा प्रचारम। यहाँ भी 3 पद आए हैं। तो इस प्रकार से हम प्रायः 2 पदों के समास से परिचित हुए थे। यहाँ 3, 4 अथवा उससे अधिक भी हो सकते हैं, इसलिए इसे कहा दीर्घ समासः और उसके लिए संकेत दिया जा चुका है द्वि अधिक पद समासः द्वयधिक पदानां समासः। आइए अब उदाहरण सहित बात को समझते हैं। राम रावण युद्धम, संकेत मैंने दिया था, इसमें 3 पद हम देख रहे हैं, राम रावण युद्धम। देखिए समास कैसे हुआ होगा। पहले 2 का समास होगा और आप यहाँ जान सकते हैं रामः च रावणः च, च के अर्थ में आ रहा है, ध्यान होगा। 4 थे द्वंद्वः, तो यहाँ रामः च रावणः च, इन दोनों का समास होकर राम रावणौ द्वंद्व समास के अंतर्गत हम इसे लेंगे। प्रक्रिया भी आप जानते हैं, रामः पहले प्रातिपदिक बनेगा, रावणः यह भी प्रातिपदिक बनेगा, च अव्यय पद है, अतिरिक्त है, इनका लोप होगा और फिर राम रावण लिखकर अंत में रावण अकारांत है, परिणामतः
अकारांत के रूप चलेंगे, पुल्लिंग है और फिर दो हैं राम और रावण, तो द्विवचन में राम रावणौ बनेगा। हम जानते हैं जो अंतिम पद है रूप उसी के अनुसार चलते हैं। अब राम रावण बन गया, अब युद्धम आ रहा है। फिर दूसरा सोपान होगा राम रावणयोः युद्धम। किनके बीच में हो रहा है युद्ध? राम और रावण के, अतः राम रावणयोः युद्धम। अब यहां आप देख रहे हैं राम रावण द्विवचन के, राम रावण दो हैं अतः द्विवचन का उपयोग हुआ, षष्ठी विभक्ति लगी और दोनों जुड़कर बन गए राम रावणयोः, और फिर युद्धम इससे जुड़ गया। और क्योंकि यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी है तो यह षष्ठी तत्पुरुष का समास हो गया है। हम जानते हैं जो पूर्व पद होता है उसमें जो विभक्ति लगी है तत्पुरुष समास का नाम उसके अनुसार होता है। यह बात अलग है कि उसमें प्रधानता उत्तर पद की रहती है। यहाँ प्रधानता युद्धम की होगी, लेकिन राम रावणयोः पूर्व पद है, यहाँ षष्ठी है, समास का नाम इसके अनुसार होगा। अब आते हैं हम दूसरे उदाहरण पर। पुण्य क्षेत्र दर्शन लाभ। आप यहां देखिए, इसमें भी आपको 4 पद दिख रहे हैं, पुण्य क्षेत्र दर्शन लाभ। यहां भी पहले हम 2 पदों को लेंगे, पुण्य और क्षेत्र को। देखिए अब यहाँ क्या बना, अब ये 3 सोपानों में मैंने इसे किया है। इसका अर्थ यह नहीं है जब आप विग्रह करेंगे तो 3 या 4 सोपान लिखेंगे। समास करते हुए तो हम संपूर्णता में कर जाते हैं, लेकिन प्रक्रिया में क्या क्या सोपान थे, प्रक्रियायाम कानि कानि सोपानानि सन्ति, कब कब समास हुआ, कैसे हुआ, इस दृष्टि से भिन्न भिन्न सोपानों में दिखाने का समझाने के लिए प्रयास किया गया है। लेकिन समास जब हम करते हैं तो हम एक साथ ही कर देते हैं। अब देखिए पुण्य और क्षेत्र में पहले समास हुआ और ये बना पुण्यम च तत् क्षेत्रम। पुण्य है वह क्षेत्र, पुण्य विशेषण है, क्षेत्र विशेष्य है, अर्थात विशेषण विशेष्य का समास होने के नाते पुण्य क्षेत्रम बना और यह कर्मधारय बन गया। कर्मधारय प्रायः विशेषण विशेष्य मध्ये यह समासः भवति सह समासः कर्मधारय समासः। तो पुण्यम च तत् क्षेत्रम, प्रक्रिया भी स्पष्ट है। च का लोप होगा, तत् का लोप होगा, पुण्यम का पुण्य बनेगा, क्षेत्रम का क्षेत्र बनेगा, फिर दोनों को मिलाएंगे, पुण्य क्षेत्र बनेगा, फिर विभक्ति लगाएंगे तो पुण्य क्षेत्रम बनेगा। यह पहला सोपान। अब पुण्य क्षेत्र बन गया, अब पुण्य क्षेत्र और दर्शन के बीच में समास होगा। देखिए पुण्य क्षेत्र से दर्शनम, बड़ा स्पष्ट है। दर्शन स्वाभाविक है, किसी का दर्शन होगा। किसका दर्शन हुआ? पुण्य क्षेत्र का, अतः पुण्य क्षेत्रस्य दर्शनम। पुण्य क्षेत्रस्य दर्शनम मिलकर बना पुण्य क्षेत्र दर्शनम। और यहां देखिएगा क्षेत्रस्य षष्ठी एक वचन का रूप है, अतः समास का नाम बन गया षष्ठी तत्पुरुष। तो पुण्य क्षेत्र से दर्शनम, पुण्य क्षेत्र दर्शनम और फिर षष्ठी तत्पुरुष यह समास हो गया है। अब हमारे पास फिर 2 पद मुख्य रूप से आ गए, एक पुण्य क्षेत्र दर्शन और फिर लाभ। अब इनके बीच में समास होगा, पुण्य क्षेत्र दर्शन लाभ, और क्या बनेगा? पुण्य क्षेत्र दर्शनस्य लाभः, और मिलकर बना पुण्य क्षेत्र दर्शन लाभः। और यहां भी पुण्य क्षेत्र दर्शनस्य जब आया तो षष्ठी विभक्ति का उपयोग हुआ है, परिणामतः षष्ठी तत्पुरुष समास यहां हो गया है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया भी हम समझ रहे हैं कि कैसे अधिक पदों का समास होता है। हम
दो दो पदों को लेते हुए चलते हैं। फिर जब दो पद जुड़े अब वह एक पद के रूप में माना जाएगा, फिर तीसरा पद जुड़ा अब वह एक पद के रूप में माना जाएगा, और फिर अंत में हम उसे संपूर्ण को मिला देते हैं, और फिर अंत में जो समास बनता है उस नाम से हम समास को कह देते हैं। अब तीसरा उदाहरण भी हम देखते हैं। संस्कृत भाषा प्रचारम। अब यहां देखिएगा, संस्कृत भाषा प्रचारम, तो अब संस्कृत भाषा, इन दो पदों का पहले हम समास करेंगे। संस्कृतम इति भाषा, परिणामतः संस्कृत भाषा पद हमारे पास आ गया। आपको ध्यान होगा हमने इस बात को जाना था कर्मधारय में कि जब इति का उपयोग हो तो हम संभावना की बात करते हैं, और यहाँ इति का प्रयोग हो रहा है, पहले हुआ है तो हम कहेंगे संभावना पूर्ण पद कर्मधारय, संभावना पूर्व पद कर्मधारय। इति के कारण यहाँ संभावना का प्रश्न उठा हुआ है। अब हमारे पास फिर दो पद प्राप्त हो गए, संस्कृत भाषा और प्रचारम। अब इन दोनों के बीच में समास होगा। अब कैसे बनेगा? संस्कृत भाषा बना था तो संस्कृत भाषा प्रचार, संस्कृत भाषा का प्रचार, और यह मिलकर बना संस्कृत भाषा प्रचार। और हम ध्यान दे सकते हैं यहां षष्ठी विभक्ति लगी है, परिणामतः षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा, तो संस्कृत भाषा प्रचारः बना, और हम यहाँ मूल पद को देख रहे हैं संस्कृत भाषा प्रचारम, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन के रूप में है, इसलिए बाद में हमने तम लगा दिया। क्यों लगाया? प्रचार अकारांत है, परिणामतः अकारांत के कारण हमने उसके रूप चलाए पुल्लिंग में, और रूप बना संस्कृत भाषा प्रचारम, और इस तरह से हमारे पास अंत में प्राप्त हो गया संस्कृत भाषा प्रचारम। षष्ठी तत्पुरुष समास यह कहलाएगा। कारण संस्कृत भाषा है प्रचार, इनमें षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है, संस्कृत भाषा है में, इसलिए तत्पुरुष के नाम से होगा। षष्ठी है तो षष्ठी तत्पुरुष होगा। दीर्घ समास की प्रक्रिया का रूप क्या होता है, हमने 3 उदाहरणों से यहाँ समझने का प्रयास किया है। इन्हीं बातों को 5 बिंदुओं में समझाने की चर्चा की गई है। आइए हम उन्हें थोड़ा सा देखकर, पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं, और फिर पुस्तक में दिए गए कुछ अन्य उदाहरणों को भी हम लेंगे। पृष्ठ 166 देखिएगा, अष्टमः पाठः, सबसे अंत में पहला बिंदु दिया गया है, समास की प्रक्रिया को समझाया गया है। समास से प्रक्रियां ते बोधितवन्तः, उन सभी शब्दों को पहचानिए जिनसे दीर्घ समास बनते हैं। पहली बात कही, समस्त पद को पढ़ें, उनमें कौन कौन से पद दिए गए हैं उन्हें पहचानें। जैसे राम रावण युद्धम में हमने 3 को पहचाना, राम रावण युद्धम। पुण्य क्षेत्र दर्शन लाभ में हमने 4 को पहचाना, पुण्य क्षेत्र दर्शन लाभ। संस्कृत भाषा प्रचारम में हमने फिर 3 को पहचाना, संस्कृत भाषा प्रचारम। इस प्रकार से हमने प्रत्येक समस्त पद में कौन कौन से पद हैं, कौन कौन से शब्द हैं, इन्हें पहचाना। इसी बात को कहा गया है पूर्वम किम करणीयम, समस्त पदे के शब्दः सन्ति, समस्त पदे कानि पदानि सन्ति, तेषां पदानां तेषां शब्दानां अवबोधनं पूर्वं भवेत्, प्रथमं सोपानम इति मन्यते। द्वितीयं सोपानम अस्ति, संपूर्ण समस्त पद का अर्थ समझिए, तब आप समस्त पद के विभिन्न परस्पर संबद्ध शब्दों के अर्थ समझेंगे। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। समास करते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आता है, जिनमें समास होगा
येषां पदानां मध्ये समासः भविष्यति तेषु अर्थदृष्ट्या संबंधः भवेत्। अर्थदृष्ट्या संबंधः भवेत्। इसलिए समास करते हुए ऐसा मत सोचिएगा कि किन्हीं भी शब्दों को मिला दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। समास करते हुए परस्पर शब्दों के अर्थों को समझना अनिवार्य है। जैसे हमने यहाँ पहले सोपान में देखा था राम रावण युद्ध, तो यहाँ राम और रावण इन दोनों का परस्पर एक संबंध है। फिर राम रावण का युद्ध हुआ, तीसरा पद भी इसके साथ जुड़ा है। इसलिए पहला सोपान बताया, प्रथमम सोपानम आसीत् दीर्घ समस्त पदे कानि पदानि तेषाम अवबोधनम। द्वितीयमस्ति परस्पर संबद्धता। एतेषु परस्पर कीदृशः संबंधः वर्तते तस्य अवबोधनम अनिवार्यम। इस बात को इस दूसरे बिंदु में कहा गया है। फिर कहा तीसरे बिंदु में, तृतीय बिंदु वर्तते, प्रारंभ में पहले दो शब्दों का विग्रह कीजिए। मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ, राम रावण युद्ध की जब हमने चर्चा की, पहले राम और रावण के बीच में हमने समास किया। परिणामतः इन दोनों का एक पद मिला, फिर ये दोनों जब मिल गए एक समस्त पद बना, फिर युद्धम जोड़ा, अब इन दो के बीच में समास होगा। अर्थात क्रमशः पहले दो पदों का कीजिए, वह एक पद बन जाएगा। फिर उस एक पद का और अगले पद का कीजिए, फिर दो का हो गया। और फिर यदि उसमें चतुर्थ है, जैसे पुण्य क्षेत्र दर्शन लाभ, तो पहले यहाँ पुण्य क्षेत्र का हुआ, पुण्य क्षेत्र मिलकर एक पद बन गया, फिर पुण्य क्षेत्र और दर्शन का हुआ, फिर यह मिलकर एक बन गया, फिर पुण्य क्षेत्र दर्शन से लाभ, इन दोनों में हुआ। अर्थात समास तो दो दो में हो रहा है और क्रमशः हो रहा है। मैं फिर इसे दोहराऊंगा, यह बात अलग है जब हम करते हैं हम तो एक ही पद बना देते हैं, लेकिन सोपानशः की उनमें कौन कौन से सोपान छिपे हुए हैं, इस बात को समझाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। इसलिए कहा प्रारंभ में पहले दो शब्दों का विग्रह कीजिए। फिर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, कोष्ठक में दी गई है, अर्थ सदा ध्यान में रखिए। उनकी परस्पर संबद्धता देखिए। वो संबद्धता किस दृष्टि से होगी? वह संबद्धता अर्थ की दृष्टि से होगी। जब समास का विश्लेषण किया गया था, आप अपना 7वां पाठ, 7वां पाठ, इसे अब जरा देखिएगा। यहाँ समस्त पदों का विश्लेषण किया गया था और उसमें ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया था कि अर्थ को देखना अनिवार्य है। यदि हम अर्थ की ओर ध्यान नहीं देंगे तो समास की प्रक्रिया अपने आप में सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए है कोष्ठक में समझाने का प्रयास किया गया है। अर्थ सदा ध्यान में रखिए। विग्रह करते समय शब्दों का अंत में समुचित लिंग वचन को ध्यान में रखते हुए विग्रह पदों में विभक्ति प्रत्यय लगाइए। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, प्रारंभ में ही एक सूत्र आपको दिया गया था, अपदम न प्रयुंजी। संस्कृत की विशिष्टता है, हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रातिपदिकों का प्रयोग नहीं करते हैं, हम तो पदों का प्रयोग करते हैं। और पद बनाने के लिए हम सुबंत अथवा तिङंतों का उपयोग करते हैं। सुब प्रत्ययों को जोड़ते हैं तो वे सुबंत बनते हैं, तिंग प्रत्ययों को जोड़ते हैं तो तिङंत बनते हैं। सुबंत संज्ञा के रूप में है, तिङंत क्रियाओं के रूप में है। और समास हम प्रायः सामान्यतः सुबंतों के बीच में किया करते हैं। इसका अर्थ है जब समस्त पद बन गया, अब विभक्ति लगेगी, वचन लगेगा। तो कैसे लगे? तो हमें जो अंतिम पद है अथवा अंतिम शब्द है, उसके लिंग और उसकी विभक्ति को ध्यान में रखना होगा। और फिर जितने शब्द जुड़ रहे हैं, नियमानुगुण, नियमानुसार वचन का उपयोग भी उसी दृष्टि से होगा। इसलिए इस बात को मैं समझने का प्रयास कीजिएगा।
मैंने इस पर विशेष बल दिया है और यह बात बीच बीच में मैं अनेक बार कह चुका हूँ, क्योंकि मैं प्रायः पाया करता हूँ इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। अब चतुर्थ नियम को देखिए। बड़े समस्त पदों के पहले दो पदों का विग्रह करने के बाद उसे पूर्व पद मानकर उसमें अगला पद जोड़ना चाहिए। मैं समझा चुका हूं आपको। समास में प्रायः दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, और यह बात हम देख चुके हैं। राम रावण युद्ध में पहले राम और रावण का हुआ, जब ये राम रावण का बनकर राम रावणौ बन गया, अब ये पूर्व पद बन जाएगा और युद्धम उत्तर पद बन जाएगा। इसी को समझाया है। जब आप दो दो को जोड़ें और पहले जिन्हें दो को या तीन को या चार को जोड़ा है वह पूर्व पद बन जाएगा और उसके बाद जो है वह उत्तर पद होगा। फिर इस पूर्व पद और उत्तर पद का आपस में समास होगा और फिर विग्रह लिखना चाहिए। इसी प्रकार एक एक करके समस्त पद में पदों को जोड़ते हुए दीर्घ समस्त पद को बनाना चाहिए। क्योंकि हम दीर्घ समास की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस बात को कहा गया कि दीर्घ पद जो समास है उसकी प्रक्रिया इस प्रकार से होगी। जो अंत में प्राप्त होगा वो दीर्घ समस्त पद हमारे पास होगा। पंचमः बिंदु तत्र वर्तते। प्रत्येक सोपान पर समास को पहचानते हुए इसका नाम रखना चाहिए। देखिए, हम जब यहां कहा रामः च रावणः च राम रावणौ, तो पहले हमने इसका नाम रखा द्वंद्व, क्योंकि चार थे द्वंद्व। फिर अब यह पूर्व पद बन गया राम रावणयो युद्धम, षष्ठी विभक्ति इसमें है तो षष्ठी तत्पुरुष बन गया। इसका अर्थ है कि प्रत्येक सोपान पर हम अपना नाम लिखते हुए चले हैं जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं। द्वितीय उदाहरण में देखिए, पुण्य क्षेत्र दर्शन लाभ। पहले पुण्यम च तत्क्षेत्रम, पुण्य क्षेत्रम कर्मधारय लिखा और फिर पुण्य क्षेत्र से दर्शनम, पुण्य क्षेत्र दर्शनम षष्ठी तत्पुरुष आ गया। यानी इस सोपान पर भी नाम था, दूसरे सोपान पर भी नाम है और फिर पुण्य क्षेत्र दर्शन से लाभ, पुण्य क्षेत्र दर्शन लाभ, फिर षष्ठी तत्पुरुष आ गया। इसका अर्थ है हमने प्रत्येक सोपान पर नाम लिखा है। इसी बात को समझाने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक सोपान पर समास को पहचानते हुए इसका नाम रखना चाहिए। इस बात को नोट करें अर्थात ध्यान दीजिए, परखते रहिए कि पद का अभिप्रेत अर्थ स्पष्ट होता है अथवा नहीं। देखिए, एक बात बार बार कही जा रही है, समस्त पद का अर्थ अभिप्रेत होता है या नहीं, ये क्यों कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, मैं फिर दोहराता हूँ, समास करते हुए जिन पदों को हम जोड़ने जा रहे हैं, येषां पदानां मध्ये वयं समासं करिष्यामः तेषां अर्थ दृष्ट्या परस्पर संबद्धता अनिवार्य। फिर और भी बहुत से नियम लगते हैं कि जिनमें कम स्वर हैं वो पहले आएं, सह पृथक बिंदु, परंतु अर्थ को ध्यान में रखना अनिवार्य होगा। अब हम नीचे दिए गए कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। पहले उदाहरण को हम देख चुके हैं, संस्कृत भाषा प्रचारम। अब हम द्वितीय उदाहरण को देखेंगे और इनके नीचे अर्थ भी दिया हुआ है इन वाक्यों में और सोपानों के अनुसार विग्रह भी किया गया है और उसका नाम भी लिखा गया है। अतः मैं इसी प्रकार से पढ़ते हुए आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तस्य पुस्तक पठन प्रवृत्ति अस्ति। तस्य उसकी पुस्तक पठन प्रवृत्ति, पुस्तक पढ़ने में प्रवृत्ति अथवा पुस्तक पढ़ने की प्रवृत्ति अथवा आदत। प्रवृत्ति जो एक आदत बन जाती है, जिसमें हम बहुत लग जाते हैं, जहां हमारी रुचि बन जाती है, तो प्रवृत्त किसी कार्य में लगना, तो प्रवृत्ति ही यहाँ आदत के रूप में लिया गया है। उसकी पुस्तक पढ़ने में रुचि अथवा प्रवृत्ति है। देखिए, विग्रह किया गया है। पहली बात, यहाँ तीन शब्द आप देख रहे हैं, पुस्तक पठन प्रवृत्ति ही। अब पहले समास होगा पुस्तक और पठन के बीच में। पुस्तक पठन प्रवृत्ति में पहले कहाँ होगा? पुस्तक और पठन में। नीचे देखिएगा, पुस्तकस्य पठनम, पुस्तक पठनम। और पुस्तकस्य षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, तो दोनों का नाम जब विग्रह हुआ तो समास कौन सा होगा? षष्ठी तत्पुरुषः।
अब फिर दो पद प्राप्त हो गए, पुस्तक पठन और प्रवृत्ति ही। अब इन दोनों के बीच में समास होगा, पुस्तक पठन से प्रवृत्ति ही, पुस्तक पठन प्रवृत्ति ही। यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक पठन से की षष्ठी विभक्ति है, पूर्व पद है, षष्ठी है, तत्पुरुष है, तो पूर्व पद की जो भी विभक्ति होगी उसी के अनुसार नाम होगा, यद्यपि उत्तर पद प्रधान रहता है। अब तृतीयम उदाहरणम वयम पश्यामः। सा कथा सरित सागरम पठति, वह कथा सरित सागरम पठति, कथा सरित सागर को पढ़ती है। संस्कृत में एक कथाओं का ग्रंथ है, उसे का नाम है कथा सरित सागर। आपको गद्य के भाग में उससे परिचय कराया गया है या कराया जाएगा। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर में देखिए फिर तीन पद आ रहे हैं, कथा सरित सागर। क्या करेंगे, पहले कथा और सरित के बीच में करेंगे तो वो कथा सरित बनेगा, फिर कथा सरित पूर्व पद बन जाएगा और सागर लाएंगे, उन दोनों के बीच में करेंगे। थोड़ा सा इस समास को मैं लिख कर आपको समझा रहा हूँ। उदाहरण द्वयम वयम अधुना स्वीकुर्मः। अत्र किंचित विशेष रूपेण ध्यातव्यमस्ति। पश्यन्तु, एकं पदं वर्तते कथा सरित सागरम। यथा वयम नियमेषु पठितवन्तः, हम जान चुके हैं, अनेक वारम अहम उक्तवान पूर्वम प्रथमम सोपानम भवेत् समस्त पदे कानि कानि पदानि सन्ति इति अवधारणं भवेत्। अत्र भी पश्यामः समान नियमः, कथा सरित सागरम तो एक पदम अस्ति, समस्त पदम वर्तते, परंतु कति पदानि वयं जानीमः, दीर्घ समासं वयं कुर्मः। अत्र पश्यन्तु त्रीणि पदानि दृश्यन्ते, कथा सरित सागरम। समासः कथं भविष्यति, द्वितीयं सोपानम् अर्थसंबद्धता, अतः कथा सरित, कथा तो कथा वयं जानीमः, सरित नदी इति ध्यातव्यं। सरित अत्र मूलतः सरित तकारांत पदम अस्ति। हिंदी भाषायां वयं सदा सरिता इति कथयामः, हमें लगता है ये आकारांत है, ध्यान रखना यह आकारांत नहीं है, मूलतः सरित है, तकारांत पद है, अर्थ वह है भिन्न, नदी। तो दो पद पहले बने, कथाओं की सरिता, और फिर उनके बीच में समास होगा कथा सरित का सागर। तो पहले क्या होगा, पहले इन दो का समास होगा, जैसे हमने राम रावण युद्धम में देखा था और भी उदाहरणों में देखा था। और दो उदाहरण हमने पुण्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ किया था, ठीक उसी प्रकार से पहले इन दो में कीजिए। अब देखिए यहाँ इन दो का किया, कथा एव सरितः। ध्यान देंगे आप, यह बहुवचन है कथा, इसलिए सरितः, सरितः बहुवचन है। अब एव बीच में आया है, ध्यान होगा, हमने कर्मधारय पढ़ा था। कर्मधारय यदा पठितः आसीत् अस्माभिः तत्र अनेकेषु अर्थेषु तत्र कर्मधारयः समासः आसीत् इति वयं दृष्टवन्तः। जब एव आता है तो अवधारणा का, अवधारण अर्थात निश्चितता कहीं है, निश्चित है, ही के अर्थ में आया है। इति है तो संभावना, संभवतः वहां नदी होगी, परंतु अत कथा एव सरितः, एव आ जाने से अवधारण हुआ, और फिर कथा और सरिता विशेषण विशेष्य का भाव आ जाएगा, तो कर्मधारय का रूप होगा, तो बना कथा एव सरितः, कथा सरितः। और फिर अवधारणा है एव के कारण, अवधारण पूर्व पद विशेषण विशेष्य का भाव आ रहा है, कर्मधारय। तो अवधारण पूर्व कर्मधारय, तो पहले हमने यहां किया और इसका नाम दे दिया। दीर्घ समास में क्या कहा था, जिनमें हो पहले उनका नाम दीजिए, तो यहां उनके बीच में हुआ तो नाम दे दिया। अब हमारे पास फिर दो पद बन गए, कथा सरित और फिर सागर।
अब इनमें समास होगा। तो कथा सरिताम सागरः, पहले हमने सब विभक्तियों को हटाया, सागर बच गया, तो इसलिए कथा सरित सागर हो गया। फिर हम क्योंकि यहां देख रहे हैं वाक्य को, देखिए वाक्य कहता है सा कथा सरित सागरम पठति, कथा सरित सागर पढ़ रही है, पठति पढ़ती है। तो किस प्रकार की क्रिया है यह? सकर्मक, सकर्मक होने के नाते इसका कर्म होना चाहिए। तो कथा सरित सागरम कर्म के रूप में आ रहा है, कर्म होगा तो द्वितीय विभक्ति होगी। तो यहाँ क्योंकि द्वितीय लगी है, अब इस द्वितीय को कैसे दिखाएं? यहाँ तो कथा सरिताम सागरः कर दिया, तो द्वितीय को दिखाने के लिए कहा तम। क्यों लगाया तम? क्योंकि सागर बाद में आएगा। सागर कैसा पद है? हम ध्यान दें, सागर अकारांत है, फिर पुल्लिंग है। परिणामतः क्योंकि समास में अंत में विभक्ति आदि लगती है, तो अकारांत होने के कारण राम की तरह रूप चले, देव की तरह रूप चले, तो देवः देवौ देवः, देवः देवौ देवः देवम। ऐसे ही सागरः सागरहु सागरः सागरम, इस द्वितीय विभक्ति एक वचन को दिखाने के लिए तम का उपयोग हो गया है। लेकिन समास तो नाम कैसे लगेगा? पूर्व पद की जो विभक्ति है, क्योंकि तत्पुरुष में पढ़ा था प्रधान द्वितीय उत्तर पद है, लेकिन विभक्ति पूर्व पद की है, षष्ठी यहां है, तो षष्ठी तत्पुरुष तम तो हमने वाक्य की दृष्टि से अपेक्षा के अनुसार लगाया है। तो इस प्रकार से पूरा पद बना कथा सरित सागरम, विग्रह बना दो सोपानों में कथा एव सरितः, कथा सरितः, कथा सरिताम सागरः तम। पूरा नाम लेंगे तो षष्ठी तत्पुरुष है, अन्यथा सोपानशः नाम हमने दिया है। यह उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम कुछ पहले पढ़ चुके हैं, उस दृष्टि से थोड़ा सा देखने का प्रयास करें कि विशिष्ट नियम है एक। नल महाराज कथा, पहला सोपान क्या होगा? दीर्घ समस्त पद में कौन कौन से पद आ रहे हैं, तो बात बड़ी साफ दिखाई देती है। 4 पद हैं, कौन कौन से हैं? नल है, महाराज एक दिखाई देता है, लेकिन 2 हैं, महा और राज। तो महा बन गया, राज बन गया और कथा बन गया। अर्थात अस्मिन् समस्त पदे 4 पदानि सन्ति। उस दृष्टि से पहले हम इन दोनों के बीच में समास करेंगे। महान राजा, विशेषण पूर्व पद कर्म धारे, क्योंकि विशेषण और विशेष्य का है, ये मिलकर बन गया महाराज। आपको ध्यान होगा हमने एक बात कही थी कि नकारांत पद आए तो न का लोप कीजिए, और वो बाद में आ रहा है उसे अकारांत पुल्लिंग में ढाल लीजिए, तो राजा राज बना। इसलिए आप देखेंगे यहां महाराज लिखा गया है, कारण अकारांतीय महाराजन। मूल शब्द क्या है? राजन। महान का मूल शब्द क्या है? महत। इसका त हटेगा, महा बनता है, और इसका न हटा, पुल्लिंग बना, एक वचन बना, और परिणामतः अकारांत होने के कारण महाराज बन गया। अब इन दोनों में समास कर दीजिए। अब ये एक समास बन गया महाराज। अब इन 2 का समास कीजिए। नलः इति महाराज, क्योंकि यहाँ पुल्लिंग आ रहा है और इति आ गया, तो संभावना पूर्व पद कर्म धारय। तो इस प्रकार से नलः इति महाराज यहाँ इनमें बन गया। तो पहले क्या किया था? महान राजा, इन 2 के बीच में समास किया। इसका अर्थ फिर हमारे पास अब 3 पद आ गए, नल, महाराज और कथा। फिर हमने नल और महाराज के बीच में किया नल इति महाराजः, इति आ गया तो संभावना आ गई। हम कर चुके हैं इसे, संभावना पूर्व पद कर्म धारय, तो ये बन गया नल महाराज। मैं एक बार फिर आपका ध्यान इस ओर ले रहा हूं कि राजा शब्द राजन के रूप में है, लेकिन यदि उत्तर पद के रूप में आता है, न का लोप हो जाता है, नकारांत के स्थान पर न का लोप होकर राज बचा, फिर वो अकारांत होता है और पुल्लिंग में आ जाता है, इसलिए नल महाराज। अब हमारे पास फिर
दो पद रह गए। नल महाराज बन गया, अब कथा आ गया। इसका अर्थ है कि अब इन दो के बीच में समास होगा। समास कीजिए, दो दो पदों में करते चलिए, एक समय में दो पदों में होगा। उस दृष्टि से नल महाराज और कथा स्वाभाविक है। किनकी कथा है? नल महाराज की है, तो बन गया नल महाराजस्य कथा। तो फिर देखिएगा, स्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, इसलिए नाम बन गया षष्ठी तत्पुरुषः। फिर दोहराऊंगा, तत्पुरुष समास में समास का नाम पूर्व पद की विभक्ति के अनुसार, परंतु प्रधानता उत्तर पदस्य, प्रधान यहाँ कथा है लेकिन विभक्ति का नाम इस पर आधारित है। तो इस प्रकार से नल महाराज कथा, इसमें हम जब विग्रह करेंगे इसका, महान राजा महाराजा, नलः इति महाराजः नल महाराजः, नल महाराजस्य कथा, नल महाराज कथा, 3 सोपानों में यह विग्रह होगा। अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। अत्र समस्त पदमस्ते कालिदास बाण आदि कवि कृतयः। पश्यन्तु प्रथमं सोपानं कति पदानि। कालिदास बाण, अत्र बाण आदि लिखितम्, अत्र हम पृथक् कृतवान् बाण आदि, तत्रापि पदद्वयमस्ति, बाण पद, पुनः समस्त पदं भवति, अतएव संधि अनिवार्यः। बाण इति अ, आदि इति अ, अतएव अत दीर्घ संधि रूपेण तत्र आगतमस्ति पदं बाणादि। पुनः कवि कृतयः। कति पदानि? 1 2 3 4 5। अस्मिन् समस्त पदे 5 पदानि सन्ति। अधुना सोपानानि कानि भविष्यन्ति विग्रह समय पश्यामः। पूर्वम् अत्र समासः भविष्यति कालिदास बाण मध्ये, कालिदासः च बाणः च इति कालिदास बाणौ। चार्थे द्वन्द्वः, अतः द्वन्द्व समासः। कथम अभवत्? कालिदासः प्रातिपदिक रूपेण कालिदास, बाणः प्रातिपदिक रूपेण बाण, द्वन्द्व समासः अस्ति। अतएव सभी पद जितने मिल रहे हैं वचन, उनकी दृष्टि से वचनस्य स्थिति कति पदानि सन्ति तत्र एतदनुसारं। सो पदद्वयं कालिदास बाण, बाण अकारान्त अस्ति, अतएव रूपाणि चलिष्यन्ति अकारान्त पुल्लिङ्गवत्, अतः कालिदास बाणः इति पदं वयं प्राप्स्यामः द्वन्द्व समासस्य अंतर्गते। अब किन में समास होगा? अब अगला पद देख रहे हैं आदि, अब इन्हीं में समास होगा। कालिदास बाणौ आदौ येषां ते। अब आप देख रहे हैं कालिदास बाण आ गए, आदि भी आए, और येषां ते यत् का रूप है, तत् का रूप है, स्वाभाविक है कि बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अत्रापि बहुवचने अस्ति ते, अतएव कालिदास बाण आदयः, कालिदास बाण आदयः। तो इस प्रकार से 3 पदों का समास हुआ यहाँ, कालिदास बाण आदयः। अब देखिए क्या हुआ, कालिदास बाण आदयः ते कवयः। अब अग्रिम पद क्या था? कवि। अब यह समस्त पद बन गया और कवयः इसके साथ जुड़ गया, तो हमें क्या बनेगा? कालिदास बाण आदि कवयः। ये अग्रिम सोपान हुआ। स्वाभाविक है यहाँ विशेषण विशेष्य का समास बन रहा है और इसलिए कर्मधारय हमारे पास आ गया। अब हमारे पास प्राप्त हुआ कालिदास बाण आदि कवयः, और फिर उसका हमने कृतयः आगे बन रहा है कालिदास बाण आदि कवि नाम कृतयः। अग्रिम सोपान अंतिम सोपान के रूप में है कालिदास बाण आदि कवियों की कृतियां। तो आदि नाम, यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है, परिणामतः षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ हो गया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर विग्रह यह बना, और उत्तर समस्त पद के रूप में है कालिदास बाण आदि कवि कृतयः। 4 सोपानानि तत्र सन्ति, 5 पदानि सन्ति, 4 सोपानानि सन्ति। तत्र द्वन्द्वः समासः अपि अस्ति, बहुव्रीहि समासः अपि अस्ति, कर्मधारयः समासः अपि अस्ति, एवमेव षष्ठी तत्पुरुषः समासः अपि तत्र वर्तते। अर्थात अस्मिन् समस्त पदे 4 वारं
वयं विग्रहं कृतवन्तः। अनेन प्रकारेण दीर्घ समासस्य प्रक्रिया अभवत। तो इस प्रकार से 5 इसमें पद हैं, तो कैसे इनका समास हुआ है इस बात को हमने जानने का यहाँ प्रयास किया है। और इसी पद में 4 समास हमने देखे, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय और षष्ठी तत्पुरुष। अधुना अग्रिमं पदं पश्यामः। महाभारतं शान्तिरस प्रधान काव्यं। पश्यन्तु कति यत्र पदानि सन्ति। शान्ति रस प्रधान काव्यं कति अभवन्? 4 पदानि। शान्ति रस प्रधान काव्यं, तो कैसे बनेगा? पश्यन्तु तत्र विग्रह अपि प्रदत्तः। शांति इति रसः, तो पहले शांति और रस इन 2 पदों में हुआ। नियम हम पढ़ चुके हैं और उस दृष्टि से पहले 2 पद में हुआ शांति इति रसः। और देखिए इति का प्रयोग है, परिणामतः संभावना पूर्व पद कर्मधारयः आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, इसे आप देखिएगा। शांति इति रसः, शांति रसः, संभावना पूर्व पदः कर्मधारयः। अब देखिए अगला पद है प्रधान। शांति रसः प्रधानः यस्य तत्। शांति रसः प्रधानः यस्य तत्, शांति रस प्रधानम। यत् भी आया तत् भी आया तो बहुव्रीहि। और हम जानते हैं कि बहुव्रीहि समास की क्या विशेषता है, यह अन्य पद का विशेषण बन जाता है। अन्य पद प्रधानम, जिन पदों में समास हो रहा है उनकी प्रधानता नहीं, ये किसी और को बताता है। पीतांबरः हरिः इति, पीतानि अंबराणि यस्य सः। पीतांबरः लेकिन हरि, दुग्ध पीतः बालकः, परंतु दुग्ध पीता बालिका, क्योंकि यहाँ बालकः पुल्लिंगे अस्ति अतएव दुग्ध पीतः, और बालिका स्त्रीलिंग में है तो दुग्ध पीता। ठीक इसी तरह से यहाँ भी हम पहचान सकते हैं, देख सकते हैं कि काव्य में है, इसलिए यहाँ तत् का प्रयोग हो गया है, तो बना शांति रस प्रधानम बहुव्रीहि। अब हमारे पास कौन से पद हैं जिनमें समास होगा? शांति रस प्रधानम काव्यम। तो इसलिए अगला सोपान है शांति रस प्रधानम च तत् काव्यम च। तो यहाँ विशेषण पूर्व कर्मधारय समास बन जाएगा, क्योंकि शांति रस प्रधानम विशेषण है और काव्यम विशेष्य है। शांति रस प्रधानम च तत् काव्यम च। आप यहाँ च देखकर भ्रमित मत होइएगा। अगर आप च लाएंगे तो द्वंद्व करेंगे तो वचन भी बदल जाएगा। यहाँ तो कर्मधारय के रूप में आया है, क्योंकि विशेषण और विशेष्य के बीच में हम समास कर चुके हैं। मेरा अनुरोध होगा, कृपया आप कर्मधारय के अध्याय को पुनः देखिए और देखिए कब हम तत् आदि का उपयोग करते हैं। अग्रिमम उदाहरणं पश्यामः। चलचित्र गीत श्रवणे तस्य महती रुचि। चलचित्र के गीतों को सुनने में उसकी बहुत रुचि है। तो देखिए कितने पद आए, चल चित्र गीत श्रवणे, पुनः 4 पदानि तत्र सन्ति। चल चित्र गीत श्रवणे, तो समास कैसे होगा? पूर्वम चल और चित्र के बीच में, चलम च तत् चित्रम च चलचित्रम विशेषण पूर्व पदः कर्मधारयः। चल और चित्र विशेषण विशेष्य का समास होने के नाते यहाँ विशेषण पूर्व पदः कर्मधारय हुआ। अब हमारे पास क्या मिला? चलचित्र और अगला पद गीत, इनके बीच में होगा चलचित्राणाम गीतानि चलचित्र गीतानि। तो पूर्व पद है चलचित्राणाम, षष्ठी विभक्ति, अतः षष्ठी तत्पुरुष समास यह बन गया। अब समास किन में होगा? चलचित्र गीतानाम श्रवणे, तो श्रवण जुड़ जाएगा और मिलकर बनेगा चलचित्र गीतानाम श्रवणम तस्मिन्। तस्मिन् क्यों आया? क्योंकि यहाँ श्रवणे लिखा है। पहले हम समस्त पद बनाएंगे तो ये समस्त पद पहले जाकर बनेगा चलचित्र गीत श्रवणम तस्मिन्। और उस दृष्टि से क्योंकि यहाँ भी षष्ठी चलचित्र गीता नाम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए यह बना चलचित्र गीत श्रवणे और षष्ठी तत्पुरुष समास का नाम बन गया। अधुना पाठे प्रदत्तम अंतिमम उदाहरणम पश्यामः। अब हम पाठ में दिए गए इस अंतिम उदाहरण को देखते हैं। अष्टमं वाक्यम अस्ति, सः
भारत देशवास सौभाग्य संतुष्टः अस्ति। वह भारत देश में वास करने के सौभाग्य से संतुष्ट है। पश्यामः कति पदानि सन्ति अस्मिन्। समस्त पदे भारत देश वास सौभाग्य संतुष्टः। अत्रापि एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च। पूर्वमपि यत् उदाहरणम् आसीत् तत्र पञ्चपदानि आसन्, अत्रापि पञ्चपदानि सन्ति। अत्र केचन नियमः अपि भविष्यन्ति, अहं वदिष्यामि। मध्ये मध्ये पुनरावृत्तिः तत्र भविष्यति। पूर्वं भारत देशः, अत्र समासः भविष्यति। भारतम् इति देशः, भारत देशः। अत्र वयं पश्यामः इति प्रयोगः अस्ति। इति कारणात् संभावना पूर्वपदः कर्मधारयः इति तत्र वर्तते, संभावना अस्ति। अधुना भारतदेशः अस्माकं कृते एकं समस्त पदम् अभवत्। अग्रिमं पदं पश्यामः वास। अतएव अधुना वास इति पदस्य समासः भारतदेश इति पदेन भविष्यति। तो किं भविष्यति? भारतदेशे वासः, भारतदेशे वासः इति भारतदेशवासः। अत्र वयं पश्यामः भारतदेशे अत्र सप्तमी विभक्ति वर्तते। सप्तमी कारणात् सप्तमी तत्पुरुष अभवत्, अतएव तत्पुरुष समासः अत्र अभवत्। अधुना भारतदेशवासः एकपदम् अभवत्, एकं समस्त पदम् अभवत्। यद्यपि तत्र त्रीणि पदानि सन्ति, परन्तु अस्माकं दृष्ट्या समासदृष्ट्या एकं समस्त पदम् अभवत्। अग्रिमं पदमस्ति सौभाग्यं, सौभाग्य इति। अधुना सौभाग्य इति पदस्य भारतदेशवासः इति पदेन समासः भविष्यति। अतएव किं भविष्यति? भारतदेशवासस्य सौभाग्यम्, भारतदेशवासस्य सौभाग्यम्। अत्र वासस्य षष्ठी विभक्ति वर्तते, अतः षष्ठी तत्पुरुषः समासः इति अत्र भविष्यति। मिलित्वा अभवत् भारतदेशवास सौभाग्यम्। अधुना एकं पदम् अभवत्, भारतदेशवास सौभाग्यम्। अग्रिमं पदमस्ति सन्तुष्टः। यदि भवन्तः द्रक्ष्यन्ति अत्र कत प्रत्ययः वर्तते, सन्तुष्टः। तत्र बहु बोधनस्य आवश्यकता न, केवलं स्मारणस्य आवश्यकता वर्तते मम कृते। भवन्तः एकवारं स्मरन्तु, यदि कत प्रत्ययः भवेत् पूर्वं यत्किञ्चित् अस्ति तृतीया विभक्ति तत्र आगच्छति। अतएव अत्र किं भविष्यति? भारतदेशवास सौभाग्येन सन्तुष्टः, भारतदेशवास सौभाग्येन सन्तुष्टः। अत्र वयं पश्यामः भाग्येन तृतीया विभक्ति वर्तते, अतएव समासस्य नाम भविष्यति तृतीया तत्पुरुषः। भारतदेशवास सौभाग्येन सन्तुष्टः। मिलित्वा समस्त पदम् अभवत् भारतदेशवास सौभाग्य सन्तुष्टः। अत्र पञ्चपदानि आसन्। कथं विग्रहः भविष्यति अत्र वयं दृष्टवन्तः। अतः स्पष्टमेव अस्ति, यदा अनेकानि पदानि भवन्ति, वयं प्रारब्धतः चलामः प्रायः, तदा पदद्वयं स्वीकृत्य अग्रिमेण पदेन सह समासं कुर्मः। एवं वयं शनैः शनैः अग्रे गच्छामः। अन्ते वयं किं प्राप्नुमः? तत् अस्माकं मुख्यः समासः भवति, परन्तु तस्मिन् समासे अनेके समासाः भवन्ति। अतः दीर्घ समासे अनेकेषां समासानां योजनं क्रियते। अन्ततः यत् किञ्चित् वयं प्राप्नुमः तत् अस्माकं मूलं फलं वर्तते। मित्राणि, अनेन प्रकारेण अष्टमस्य पाठस्य दीर्घसमासः इति सन्दर्भे यत् किञ्चित् उक्तमस्ति अत्र समाप्तं भवति। अहं पुनः एकवारं पुनरावृत्तिं करोमि एकस्य वाक्यस्य। संस्कृते समासस्य महत्त्वं वर्तते,
समस्तशैली अस्ति, संस्कृतस्य रचना अपि समस्तशैल्या एव अस्ति। वयं यदि अवधानं दास्यामः तदा वयं संस्कृतसाहित्यम् अवगन्तुं समर्थाः भविष्यामः। कारणं संस्कृतसाहित्ये अनेकेषां कवीनां काव्येषु समस्तपदानां बहुप्रयोगः क्रियते। पुनः यदि समासः भवति तदा सन्धिः अपि आगच्छति। अतएव संस्कृतस्य प्राणभूतरूपेण स्वीक्रियते समासः सन्धि च। यदि वयं साहित्यम् अवगन्तुम् इच्छामः, सन्धि समासः अस्माकं कृते अत्यन्त एतयोः महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते इति कथयित्वा अहम् अत्र विरमामि। पुनः अग्रिमे पाठे वयं पुनः दीर्घसमाससन्दर्भे किञ्चित् पठिष्यामः। भवतां सर्वेषां धन्यवादः।